नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और हम लोग लेके हाजिर हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 7 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिनों से आप लोगों को मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो शुरू करवा रखी है। सब्जेक्ट हमारा जियोग्राफी है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है चैनल की, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि 6वीं क्लास कि अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो पहले 6वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसके बाद में 7वीं की पढ़िएगा, क्योंकि 6वीं क्लास की ज्योग्राफी का ही विस्तार 7वीं और 8वीं के अंदर दे रखा है। ये क्लासें आपको स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे इजीली मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के अंदर बनी पड़ी है क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट। तो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी बदलती धरती, हमारी बदलती पृथ्वी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ PDF पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल मिलेगा। यहाँ पे आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर, डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, डेली आपको जो है वो एनसीईआरटी की क्लासें जो है ये मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग हमारी आज क्लास को शुरू करते हैं, हमारी चेंजिंग अर्थ यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। एक बार मैं आपको बीते चैप्टर्स के बारे में हल्का सा रिव्यू दे देता हूं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था क्या, एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट मैंने आपको शब्द बताया था कहां से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और जिसका शब्द है एनवायरोनेर से आया है और उसका मतलब पड़ोस यानी कि नेबरहुड होता है। एनवायरमेंट का मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण ही एनवायरमेंट कहलाता है। उसके बाद में हमने जाना था कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे आपका लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, आपका एटमॉस्फेयर होता है, ये सारे बायोस्फीयर वगैरह इसके कंपोनेंट बताए थे मैंने आपको। उसके बाद में मैंने आगे जो अगला चैप्टर आया था हमारा, यानी कि जो कल का चैप्टर आया था उसमें हमने डिटेल जान ली थी पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने चट्टानों के बारे में यानी कि रॉक्स वगैरह के बारे में जाना था, जैसे कि इग्नियाज रॉक क्या होती है, कि जो आग से बनी है आपकी, ठीक है, जो कि हमारा एक लैटिन वर्ड होता है इग्नियाज, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में सेडिमेंट्री है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, लेकिन एक मेटामॉर्फिक है वो आपका ग्रीक वर्ड मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको इन तीनों चट्टानों के बारे में डिटेल से बताया कि इग्नियाज क्या होती है, जो हमारी धरती होती है, हमारी अर्थ होती है, उसके अंदर जो है मेग्मा होता है और मेग्मा जो है कंटिन्यू जो है वो चल रहा होता है और वो कभी ना कभी बाहर निकलेगा और फिर वो जमीन के ऊपर यहाँ पे आके भूप्रपट्टी पे जमा हो जाएगा, वही आपकी चट्टान बन जाएगी इग्नियाज। हालांकि ये 2 टाइप की बताई थी मैंने आपको, अंतःभेदी और बाह्य भेदी। जो इसका मेग्मा अंदर ही अंदर रह जाएगा वो अंतःभेदी, इसका ग्रेनाइट एग्जांपल है, और जो आपका क्या कहते हैं बाह्य भेदी, सरफेस पे आके रुक जाएगा, उसको हम बाह्य भेदी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दक्कन का पठार इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप लोग कह सकते हो। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े थे तब हम लोगों ने जो है इन चट्टानों वगैरह के बारे में जानते जानते हम लोग के साथ में हमें मिनरल्स वगैरह के बारे में जाना था कि मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल के चैप्टर्स के अंदर जो है अच्छे से जान चुके थे। क्या हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, क्या हमारी इग्नियाज रॉक होती है, इन चट्टानों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। इतना आपको मैंने आज रिव्यू भी करवा दिया और फिर भी आप जो है देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं पीछे का वीडियो करके। आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का सीधा सा मतलब क्या है सर, हमें पहले तो ये बताइएगा। तो आज के चैप्टर का मतलब है हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ, इसके अंदर चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस पे पहाड़ बन रहे हैं, इस पे पठार बन रहे हैं, इसके ऊपर जो है आपके ये आपकी नदियां चल रही है, आपके जो जगह जगह पे झीलें बन रही हैं। ये किस वजह से इतना सारा चेंजेस आ रहा है। चेंज मतलब ये ज्वालामुखी आता ही क्यों है। ये जैसे अरावली पर्वत कभी कितना ऊंचा हुआ करता था लेकिन समय के साथ में आज जो है वो बहुत ही छोटा रह गया है। तो ये क्यों इतना बदलाव देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। कोई बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो कैसे छोटे हो जाते हैं। आपका जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल के कैसे नदियां बना लेते हैं, कैसे आपकी नदियों के अंदर भी मिट्टी आया करती है, डेल्टा कैसे बनते हैं, ठीक है, या गोखुर झील कैसे बनती है। ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है आज आपके इस लेक्चर में जो है वो कवर हो जाने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात आपको कहनी है कि जल्दी से आप चैनल को लाइक कर ली, चैनल की वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और फटाक से सभी के सभी इसे शेयर कीजिएगा, मुझे फेसबुक पे टैग भी
कर सकते हैं साइंटिस्ट आर सुनील से, आपको मैं मिलूंगा एफबी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और डेफिनेशन वाइज जैसे हम पढ़ते आए हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहले डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसका विस्तार से समझाने का कोशिश करूंगा। क्या कहती है पहली डेफिनेशन हमारी? द लिथोस्फीयर इज अ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर यानी कि हमारा स्थल मंडल को प्लेटों की एक संख्या में विभाजित किया जाता है, जिसे लिथोस्फेरिक यानी कि स्थल मंडलीय प्लेट के रूप में जाना जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे हमारी धरती जो है ना, ये धरती हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी हुई होती है। बहुत सारी प्लेटें जो है ऐसी बनी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कर दो, एक यूरेशिया प्लेट है, एक एशिया प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है, एक आपकी क्या कहते हैं अंटार्कटिका प्लेट है। ऐसे विभिन्न विभिन्न प्लेटें बनी हुई है और इन्हीं ही प्लेटों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं हम लोग स्थल मंडलीय प्लेटों के रूप में जाना करते हैं। लिथोस्फीयर तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी पढ़ लिया है, कल परसों के लेक्चर में। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल जो हमारी पृथ्वी के ऊपर वाली परपट्टी है, जिसमें चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनी है। हालांकि उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की एक पतली सी लेयर है, वो तो है ही है, लेकिन जो चट्टानों से या मिट्टी से मिलकर बनी है उसे ही हम लोग जो है वो लिथोस्फीयर कहा करते हैं या स्थल मंडल कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए लिथोस्फीयर बना किससे होता है, तो ये एक पर्टिकुलर यहां पे आ जाया है कि एक प्लेट्स होती है, इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्लेटें होती है। ऐसी इन्हीं प्लेटों को अगर मिला दिया जाए तो इन्हीं को ही हम लोग जो क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स या स्थल मंडलीय प्लेटें कहा करते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है? ड्यू टू द मोशन इन द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ दीज प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सीधा नहीं समझा रहा, डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं एक एक लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है, बाकी कोई देखना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए। और वो इन चीजों का महत्व जानते हैं, एक एक वर्ड का महत्व जानते हैं, इस वजह से मैं लाइनें पढ़ के बता रहा हूं आपको। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में गति के कारण ही ये प्लेटें हमेशा चलती रहती है। अब आप इस बात को भी समझिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया था कि जो हमारी अर्थ है, ये सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक मैग्मा होता है आपका, ठीक है। ये मैग्मा किसका बनता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो चट्टानें हैं ये पिघल जाती है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से चट्टानें पिघल जाती है और यही चट्टानों का जो आपका लिक्विड सा पार्ट होता है, ये मैग्मा होता है, ये कंटिन्यू जो है वो मूव कर रहा होता है, मोशन आ रहा होता है इनके अंदर। यही वो लाइन है आपकी, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में गति के कारण ये प्लेटें हमेशा चलती रहती है। मैग्मा जब मूव कर रहा है तो ये प्लेटें भी इधर उधर जो है मूव करती रहती है, चलती ही रहती है आपकी। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। वेरी 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 वेरी, बातें बहुत छोटी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन है ये आपकी। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है एक गोलाकार तरीके से चलता है, यानी कि मैग्मा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, इस तरीके से जो है मूव करता है। यानी कि ये हमारी अर्थ का जो है लिथोस्फीयर वाला पार्ट है और इसके ऊपर इस टाइप से गोल 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 ऐसे ऐसे ये मैग्मा घूमता है। तो अब तक आपने क्या सीखा मुझसे? अब तक आपने ये सीखा जो हमारी अर्थ होती है, इनसाइड आवर अर्थ पढ़ रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं प्लेटों को जो है हम लोग स्थल मंडलीय प्लेटें कहा करते हैं। ये प्लेटें जो है मूव करती रहती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भी मूव कर रहा है। और ये मूव कैसे करता है? मैग्मा सर्कुलर मैनर में जो है मूव करता है। अगर आपको ऑप्शन आता है कि ये सर्कुलर करता है या कोई और मोशन यहाँ पे दिया जाता है तो आप लीनियर मोशन या कुछ भी ऐसा मोशन दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा इस टाइप से गोल 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 ये घूमता रहता है, ठीक है भाई। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं तो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिएगा, समझ ही गए होंगे आप लोग, इन्हीं प्लेटों की गति की वजह से पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन का कारण बन जाता है। जैसे ये प्लेटें चेंज होती है तो ही फिर आपका भूत संलग्न हो जाता है, या कभी नदियां आती है, आपकी ज्वालामुखी आता है, पहाड़ आता है, सुनामी है, मतलब इन्हीं प्लेटों के अंदर चेंजेस के कारण से जैसे हमारा भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलता है। जनरली बहुत ही बड़ा कारण है इन्हीं प्लेटों का कई बार टकरा जाना ही जो है और भूकंप का कारण बनता है। रिसेंटली रोहतक और दिल्ली गुड़गांव में आपको भूकंप जो है सुनने को, या आप अगर वहां के रहने वाले हैं तो आपको महसूस भी हुआ होगा। तो ये कहने का मतलब है कि अर्थ के अंदर जो प्लेटें हैं यही मूवमेंट, इन्हीं के मूवमेंट की वजह से ही आपको अर्थ के ऊपर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कभी पठार, कभी पहाड़, कभी सुनामी, कभी ज्वालामुखी, यही सारी चीजें जो है इन प्लेटों की मूवमेंट के कारण ही होती है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कमेंट में अगर आप बता दीजिएगा समझ आ गई तो थंब जो है मुझे प्रेस करके बताइएगा ताकि मुझे अच्छे से समझ आए। बहुत सारे बच्चे राधे राधे बोल रहे हैं, आप सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे की एक
शब्दावली दे रखी है हमारी एनसीईआरटी ने। शब्दावली क्या दी है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ए सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स स्लैब विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस फ्लोर। आपको मैंने पीछे लेक्चर में समझाया था क्या कि जो हमारा ये महाद्वीपीय सतह होती है कुछ इस टाइप की ऊंची होती है और हमारी महासागरीय सतह कुछ इस टाइप की होती है। और महासागरीय सतह की मोटाई आपको मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाई थी 5 किलोमीटर होती है, और जो आपकी महाद्वीपीय सतह जो इसकी मोटाई होती है तकरीबन 35 किलोमीटर की होती है, आपकी 35 किलोमीटर की मोटाई होती है। तो जो ये प्लेटें होती है, अब आप यूं मत समझिएगा कि इस महाद्वीप पे ही हमारा जो ये महाद्वीप वाले इलाके में ही या नॉर्मल जमीन वाले इलाके में ही प्लेटें हैं। प्लेटें तो पूरी धरती पे ही है, इस महासागर वाले पार्ट में भी है, ये पानी वाले पार्ट में भी प्लेटें हैं और इस वाले पार्ट में भी प्लेटें हैं। प्लेटें तो आपकी हर जगह ही है बनी हुई, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यही हमें समझाना चाह रहा है कि भूप्रपट्टी पर एक बड़ी एवं कुछ छोटी और कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, कहां पे बहुत बड़ी होती है, कहीं पे छोटी होती है, कोई इरेगुलर शेप की होती है आपकी, ठीक है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। और इन्हीं प्लेटों के ऊपर जो है महाद्वीप टिका हुआ है, इन्हीं पे ही कोई महासागर जो है वो टिका हुआ है, और यही जब मूवमेंट कर जाती है तो ही हमें जो है भूकंप वगैरह फील हो जाता है। अब अगली बात समझिएगा जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल से अच्छे से समझना है। एक शब्द है यहाँ पे एंडो और एक एक्सो, ठीक है, यानी कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो टाइप के फोर्स होते हैं। कभी भी आपको याद रखना हो, समझना हो, देखिएगा, एक होता है आपका एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है आपका, एंडो कभी भी आता है वो आपका अंदर दिखाता है, ठीक है, अंदर का मतलब क्या होता है आपका अंतः दिखाता है ये, ठीक है। और कभी भी आपका वर्ड आता है एक्सो आता है, एक्सो आता है, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है आपका, एक्सो का मतलब होता है बाह्य होता है, यानी कि बाहर वाला होता है आपका, ठीक है। जैसे आपने कई फिल्में देखी होगी ना, घर वाली बाहर वाली, ठीक है, तो समझ ही गए होंगे आप लोग, आप मुझसे ज्यादा समझदार है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। खैर, एंडो और एक्सो का मतलब समझ गए आप लोग। तो जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में कभी पढ़ा होगा, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये शायद आपने पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो आपका एंडोजेनिक, जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, एंडो मतलब क्या होता है कि अंतः बल, पृथ्वी जो होती है हमारी, जो अर्थ होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग जो है एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और पृथ्वी के बाहर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से ही आपका एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक की वजह से ही जो है आपको पृथ्वी पे बदलाव देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। या यूं कहिएगा आप लोग, यही दोनों जो है आपकी पृथ्वी को एक टाइप से एक जैसा ही बनाए रखते हैं टाइम टू टाइम। सर जी एक जैसा कैसे बनाए रखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, मैंने आपको दो वर्ड जो है यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, दो चीज समझाई है मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। एक तो मैंने आपको क्या बताया है, एंडो, एक बताया है मैंने आपको एक्सो बताया है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की वजह से जो है मैंने कहा है आपको कि हमारी पृथ्वी जो है एक जैसी या एक समान जैसी बनी दिखाई दे रही है हमें। कैसे? अभी मैंने कहा एंडो वर्ड है, एंडो का आपका सीधा सा मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब पृथ्वी पे असमानता बनाना, ठीक है, असमानता बनाना, यानी कि इरेगुलर या रिजिड शेप देना, ठीक है। और जो एक्सो होता है ना आपका, ये पृथ्वी पे जो है समतल बनाता है, ठीक है, पृथ्वी को समतल बनाने की कोशिश करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। एंडो क्या बनाता है, असमानता बनाता है, एक्सो क्या बनाता है, समतल बनाता है, प्लेन बनाता है। कैसे सर जी? मान लेते हैं एंडो मैंने कहा ना कि अंतः होता है, अंदर का फोर्स होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और अंदर का फोर्स लगा, कुछ इस टाइप का फोर्स लगा, तो इस वजह से क्या है, जैसे कहीं भूप्रपट्टी पतली पड़ी तो ये जमीन जो है यहां से ऐसे ऊंची उठ गई, ठीक है, ये जमीन ऐसे ऊंची उठ गई, मतलब यहाँ पे पहाड़ वगैरह हो गया आपका, या ज्वालामुखी की वजह से चट्टान वगैरह बन गई। तो क्या हुआ, थी तो जमीन आपकी प्लेन, लेकिन शेप कैसी होगी, ये इरेगुलर सी होगी ना, असमानता आ गई ना। ये एंडो का ही तो काम हुआ ना। अब ये एक्सो क्या करेगा, एक्सो मतलब कोई बाहर का फोर्स, यानी कि कोई बारिश है, हवा है, या वटेवर आपका मृदा अपर्दन वगैरह की तरीके से, ठीक है। यही जो आपका ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, इसके ऊपर हवा, पानी, प्रेशर वगैरह लगेगा तो धीरे धीरे जो है ये सेडिमेंट्स यानी कि अवसादों में कन्वर्ट होगा, टुकड़ों में बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कुछ हजार सालों बाद में, ऐसा नहीं कि 1-2 साल के बाद ही ऐसा होता है, ये बाद में फिर वापस प्लेन हो जाएगा। तो आप ये दोनों चीज याद रखिएगा। एंडो और एक्सो का मतलब क्या बताया मैंने आपको, एंडो का मतलब आपको मैंने बताया जो असमानता देती है, और एक्सो का मतलब जो है वो प्लेन करने की कोशिश करती है। समझ में आ रही है ना आपको चीजें? यस और नो का जवाब जरूर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स। अभी आप इसी चीज को समझ रहे थे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले शक्तियों को ही एंडोजेनिक कहते हैं, अंदर का फोर्स। और बाहर जो द फोर्स दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बाहर जो एरिया होता है बिल्कुल सरफेस वाला, पृथ्वी की सतह पे काम करने वाले शक्तियों को हम लोग एक्सोजेनिक कहते हैं। ये बात तो मैंने अभी आपको बता ही दी या पढ़ा ही दी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको, इतनी तक समझ में आ गई होगी, चलो अच्छी बात है। अब आप समझिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिएगा, पृथ्वी की गतियां समझिएगा, यानी कि अर्थ मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सबसे पहला आपका होता है अंतर्जनित बल और एक होता है बहिर्जनित बल, यानी कि एक एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। ये मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोजेनिक फोर्स होता है यानी कि अंतर्जनित बल होता है, इसको भी हम लोग जो है एक टाइप से तोड़ देते हैं, जिसको हम लोग आकस्मिक बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सडन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। सडन का मतलब या आकस्मिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज अचानक हो जाना, ठीक है, कोई चीज अचानक हो जाना, एकदम से हो जाना। अब देखिएगा भूकंप की बात करते हैं, भूकंप ऐसा तो नहीं है ना, अर्थक्वेक ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पहले मैसेज देता है, भाई पहले फोन करके बताएगा कि मैं कल भूकंप बोल रहा हूं और कल मैं आऊंगा। क्या ऐसा बताएगा क्या? बोलो, बिल्कुल भी नहीं बताएगा। सडन नहीं तो होता है, एकदम से तो आता है आपका भूकंप, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ज्वालामुखी दिया है, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज, क्या ये फोन करके बताता है हमें? बिल्कुल भी नहीं। ज्वालामुखी जो है एकदम से विस्फोट होता है, ठीक है। अच्छा, लैंडस्लाइड्स यानी कि जो भूस्खलन होता है, जमीन जो है हट जाती है, फट जाती है, ठीक है, क्या ये बता के आपको होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे के सारे आकस्मिक बल होते हैं, अंतर्जनिक का ही इसका पार्ट है आपका, यानी कि एंडोजेनिक के अंदर ये सडन फोर्सेस होते हैं, एकदम से लगने वाले फोर्सेस होते हैं, जिनके बारे में पहले से नहीं पता होता, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है या लैंडस्लाइड्स होते हैं। दूसरा इसके अंदर हमें क्या दिया है? पटल विरूपण बल भी दिया हुआ है, ठीक है। एंडोजेनिक के अंदर दूसरा कौन सा लगता है? पटल विरूपण बल, यानी कि आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी होते हैं। पटल विरूपण, इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ये क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे आपके टैथिस वगैरह महासागर की बात कर रहे हो आप लोग, तो धीरे धीरे ऐसे करके जमीन को इरेगुलर या रिजिड शेप की बना देते हैं, कुछ इस टाइप के उठ जाते हैं, तो ये पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ये इसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये जो है एकदम से होते हैं, इंस्टेंट होते हैं आपके। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया है? यहाँ पे दूसरा बताया है आपको कि एक्सोजेनिक, और इसके अंदर आता है सबसे पहले वाला आपका अपर्दन और निक्षेपण आता है, जिसको हम लोग इरोजनल और डेपुटेशनल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब ये अपर्दन वगैरह निक्षेपण कैसे होता है? या तो नदियों के द्वारा हो सकता है, यानी कि रिवर के द्वारा होगा, या आपका किस द्वारा होगा? पवनों के द्वारा, यानी कि विंड के द्वारा होगा, या आपकी समुद्री तरंग के द्वारा होगा, यानी कि सी वेव के द्वारा होगा, या आपका जो है हिमनद के द्वारा, यानी कि आपका ग्लेशियर के द्वारा होगा। बाहर तो यही होता है जमीन पे, और सरफेस पे और कौन चेंज करता है? या तो आपकी समुद्र की तरंगे, यानी कि समुद्र की लहरें कोई चेंज करेगी, या हवाएं चेंज करेगी, या बर्फ चेंज करेगी, या नदियां चेंज करेगी। अंदर कौन चेंज करेगा? अंदर ये वाली चीजें चेंज करेंगी आपकी। तो एक बार मैं फिर से आपको जो है इसी चीज के बारे में रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती है? दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक आपका होता है एंडो, एक होता है एक्सो। एंडो के अंदर मैंने आपको बताया अंदर से लगने वाला फोर्स, अंदर से लगने वाले फोर्स में एक सडन चेंजेस आता है, जैसे सडन एकदम से फोर्स लगता है, जैसे आपका ज्वालामुखी हो गया, या ज्वालामुखी के अलावा आपका जो है भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। और एक ऐसा फोर्स होता है जो पर्वत निर्माणकारी, अंदर से फोर्स लगता है तो पहाड़ बन जाता है। लेकिन बाहर से फोर्स जो लगते हैं वो किस वजह से लगते हैं? या तो नदियों वाला अपर्दन वगैरह नदियों का हो सकता है, नदियां चेंजेस लाएगी, हवाएं चेंजेस लाएगी, समुद्र की लहरें चेंजेस लाएगी, बर्फ चेंजेस लेके आ सकती है। तो इनको आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश में समझा दिया, और ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी क्लास है, बड़े ही इत्मीनान से समझनी पड़ेगी, बहुत ही जी जान लगा के समझनी पड़ेगी। इतनी जल्दी समझ में, अगर आज मतलब जल्दी समझ में तो आ जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा ही आपको याद हो जाने लग गया एक बार में ही, तो समझ लेना आईएएस तो कोई भी कर जाएगा। हालांकि बहुत आसान है, मैं आशा कर पा रहा हूं कि मैं आप लोगों को अपना 100% देके मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपना, मैं अगर 100 दे रहा हूं तो आपको अपना 1000% देना पड़ेगा, क्योंकि आप यकीनन अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी सिविल सर्विस का रहेगा ही, क्योंकि इतना एनर्जेटिक होकर आपको देखना पड़ेगा। और नहीं भी है तो कोई भी एग्जाम देखिएगा आप लोग, उसके अंदर यूज तो होएगा ही, लेकिन सिविल सर्विस के अंदर इन चीजों का ज्यादा यूज होएगा। तो प्लीज इत्मीनान से देखिएगा, और के साथ नोट्स बनाइएगा, साथ के साथ एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी।
अब आपको मैं इन्हीं सभी चीज़ों का विस्तार बताता हूं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इनका सबका डिटेल बताता हूं। यही इस चैप्टर में दे रखा है, इसी लेक्चर का इसी चीज़ का डिटेल दे रखा है। तो चलिएगा, सबसे पहला हमारा है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। अब मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है ना, अर्थ यानी कि हमारी भूपर्पट्टी कह दीजिएगा या हमारा लिथोस्फीयर कह दीजिएगा, इसकी परत वैसे तो बहुत मोटी है, लेकिन कई जगह पे जो है ये पतली पड़ जाती है, और उस पतली पड़ने की वजह से अंदर का जो मेग्मा होता है, पिघला हुआ मेग्मा, वो जो है वो बाहर निकल के आता है। विस्फोट, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर का जो मेग्मा है वो बाहर निकल के आता है ऐसे, ठीक है। और जब बाहर निकल के आता है उसको हम लोग ना लावा के नाम से पुकारते हैं, वो लावा होता है, और वही आपकी जो है एक चट्टान सी टाइप बन जाती है कुछ टाइम के बाद में। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग in the earth crust through which molten material erupts suddenly। इसके अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है ज्वालामुखी, पृथ्वी की परपट्टी, ये मेरी हिंदी थोड़ी यहाँ पे लैपटॉप गलत कर रहा है, परपट्टी है, ये पपड़ी लिख रहा है, ठीक है, में एक वेंट है जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ अचानक से फट जाता है, और ये पृथ्वी में एंडोजेनिक बलों का परिणाम होता है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के अंदर का मेग्मा जो होता है वो अंदर से एकदम से फटेगा। अब आप इन सभी चीजों को याद रखिएगा क्या कि जो मेग्मा होता है कहाँ पे होता है, मेंटल के अंदर होता है, ठीक है। मेंटल के अंदर ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्रस्ट होता है यानी कि परपट्टी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब तक होता है तब तक इसको मेग्मा कहते हैं, मेग्मा चैम्बर के नाम से पुकारते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये बाहर आएगा तभी मैंने आपको कहा था इसका नाम क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। जहां से ये निकल रहा होता है उसी लाइन को हम लोग ना निकास वेंट कहते हैं, वेंट के नाम से पुकारते हैं, और ज्वालामुखी के मुंह को हम लोग क्रेटर के नाम से पुकारते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी का मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ये तो आप कॉमनली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखते हैं उन सभी के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया करता है, ठीक है भाई। तो ज्वाला, और यहां से निकलता है क्या, फिर राख वगैरह और बहुत सारी गैसेस वगैरह भी यहां से निकलती है। तो ज्वालामुखी बहुत ही सिंपल सा है, जो आप लोगों ने कल और परसों के लेक्चर में जान ही लिया था। अर्थक्वेक जानते हैं अब हम लोग, भूकंप। अब भूकंप का नज़ारा तो कुछ ऐसा ही होता है कि ये सब कुछ तबाही ही का ही मंजर होता है, सब कुछ तहस नहस ही कर देता है, कुछ बचाता तो है ही नहीं वैसे तो, ठीक है। अब भूकंप जो आता है आपका वो किस वजह से आता है, पढ़ लेते हैं हम लोग। When the lithospheric plates move the surface of the earth vibrates। जब एक स्थल मंडल की प्लेटें चलती है तो पृथ्वी की सतह जो है वो हिल जाती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है। मतलब स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं वो ऐसे चल रही हैं, ठीक है, लेकिन आपस में हल्की फुल्की घर्षण आता है, टकराती है तो वाइब्रेशन आती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। कंपन पृथ्वी के चारों ओर घूम सकती है, चारों तरफ ऐसे घूम भी सकती है, और दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इन्हीं कंपनों को हम लोग भूकंप कहा करते हैं। ये इस टाइप के, जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं ना, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे वो घूम के जाती है, तो इसी टाइप की कुछ वाइब्रेशन होती है। थोड़ी होती है तो थोड़ी दूर तक ही भूकंप रहता है, कई बार ज्यादा होती है तो पूरा पूरा इलाका ही जो चपेट में ले लेता है ये। लेकिन जब भी आप भूकंप पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, तो आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो फोकस पॉइंट और एक एपिसेंटर। जब भी आपने भूकंप आता सुना होगा, जैसे आपने रिसेंटली आया था गुरुग्राम वगैरह में, तब आपने पढ़ा होगा रोहतक उसका एपिसेंटर बन रहा था, ठीक है, और रोहतक के पास में, दक्षिणी रोहतक के पास में फोकस पॉइंट दिख रहा था वहां पे। ऐसी चीजों का आपने पढ़ा होगा। गुजरात में आया एपिसेंटर बताते हैं, मतलब फोकस पॉइंट कच्छ भुज वाला इलाका वहां पे बताते हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में आपने सुना होगा। काठमांडू में आया था, तो ये आप लोगों ने जहां पे भूकंप आते हैं तो फोकस पॉइंट और एपिसेंटर जरूर बताया करते हैं। इनका मतलब क्या होता है बताता हूं। फोकस क्रस्ट में वह स्थान होता है जहां पे मूवमेंट शुरू होता है, मतलब जिस जगह पे आपका जो है द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, इट इज कॉल्ड फोकस। जहां से आपका भूकंप शुरू होता है, जहां से वाइब्रेशन शुरू होती है, मूवमेंट शुरू होता है, वही फोकस होता है। और एपिसेंटर क्या होता है, वो वाइब्रेशन सबसे पहले जहां पहुंचती है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। जहां मान लेते हैं यहां पे जो है वो फोकस है, इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर फोकस के ऊपरी सतह पर ही होता है, इसको उपकेंद्र के नाम से हम लोग पुकारा करते हैं। मान लेते हैं ये वाला फोकस पॉइंट है, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाला केंद्र कौन सा है, ये एपिसेंटर होता है आपका, ठीक है। आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स को जो है देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा उद्गम केंद्र है, यानी कि फोकस वह स्थान जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक है। और दिस इज वेयर अर्थक्वेक अकर्स, ये तो हो गया। अच्छा, इसके ठीक ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ये एपिसेंटर है, यानी कि अधिकेंद्र जिसको बोलते हैं हम लोग। और बाकी ये भूकंप की तरंगे इस टाइप से होती है, ये प्लेट्स की सीमा होती है, और भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। मैंने अभी बताया ना, कुछ इस टाइप से जो है ये लेयर्स जो है वो निकलती रहती है। ये फोकस है तो जमीन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट ठीक इसके ऊपर एपिसेंटर होता है, और बाकी धीरे धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, फिर धीरे 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 कम 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 होता ही रहता है आपका, ठीक है भाई।
देखो ये सारा रेड जोन बना है, यहाँ खतरनाक, ये खतरनाक, यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर धीरे धीरे आपका ये लेयर आपकी घूमी हुई है। नुकसान तो होगा लेकिन वहाँ कम होगा जैसे जैसे दूर दूर जाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है हमारी एनसीईआरटी ने, क्या आप जानते हैं डू यू नो के अंदर भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। हालांकि जैसे जैसे एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी है कि इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना तो इन्हीं फोर्सेस को आप डिटेल से पढ़ेंगे, इन्हीं वेव्स को आप डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन 7वीं में जितना दे रखा है मैं आपको बताता हूं उतना। पी तरंगे होती है जिनको हम लोग अनुधैर्य तरंगे कहते हैं, पी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, एस तरंगे होती है इनको अनुप्रस्थ कहते हैं यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है, और एक एल वेव होती है जिनको हम लोग सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। आगे की क्लासों में इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिएगा, भूकंप की 3 टाइप की वेव्स होती है, पी होती है, एस होती है, एल होती है। अगर आपको अभी से याद है तो बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इनमें से कौन सी पानी को इफेक्ट करती है, कौन सी पानी को इफेक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। लव वेव कौन सी होती है, आप थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो बताइए, अदरवाइज 8वीं क्लास आएगी तब समझाऊंगा। इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने पे प्राप्त होता है। ट्राई टू फाइंड मतलब आप इनको प्राप्त करने के लिए, अगर इनके बारे में पता लगाने के लिए खुद भी ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं तो करिएगा। और ये कच्छ भुज वाला आपको पता होगा, जो कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल, अब ये रिक्टर स्केल यहाँ पे वर्ड आया है। भूकंप को मापते किस पे हम लोग, भूकंप को मापते हम लोग रिक्टर स्केल पे मापते हैं, जो कि 0 आपकी से लेके और 9 तक की होती है। और इस मीटर का नाम होता है सिस्मोग्राफ, जो आपके आगे पड़ा है ये वाला मीटर है सिस्मोग्राफ, जिसपे भूकंप को जो है मापा जाता है। और कच्छ भुज के अंदर जो है 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, भीषण भूकंप आया था। अच्छा, जब भी भूकंप आता है तो क्या होता है, स्कूल प्रभावित होंगे, भुज में बहुत तबाही हुई थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री या केंद्र से जो है राहत की अपील की जाती है, शहरों में आग लग जाती है, ठीक है। या शहर में आग का मतलब क्या है कि जैसे अंगीठियां वगैरह जल रही होती है तो वो पलट जाएगी तो फिर धीरे धीरे आग ही तो फैलेगी। भुज में निराशाजनक राहत है। अब सर आप ये क्यों बता रहे हो, हमारा यूपीएससी है ना वो यही क्वेश्चन पूछता है क्या कि भूकंप आने पे क्या क्या चीजें होती है। तो आपके ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रखने। राहत कार्य लगाते हैं, मुख्यमंत्री केंद्र से अपील की जाती है, शहरों में आग हो जाती है, राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा की जाती है या आपातकाल की घोषणा के लिए मुहिम चलाई जाती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं तो अगली बात आपको मैंने क्या बताई, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको भूकंप लेखी कहते हैं, जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये जो स्केल है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 है उससे कम, 5 से कम का आया भूकंप कम ही कम होता है, 5 से ऊपर वाला होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर जैसे 6 वाला और ज्यादा, 7 वाला उससे ज्यादा, 8 और 9 की जो तबाही, 8-9 में तो खैर बचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें पढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तो मैंने आपको बता दिया ये वाला पार्ट, अंदर वाले फोर्सेस बता दिया आपको, मैं बाहर वाले बता रहा हूं, मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बता रहा हूं, यानी कि मैं आपको यूं कहिएगा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बता रहा हूं। मेजर लैंडफॉर्म्स की बात अगर हमारी की जाए, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमें 3-4 चीजों को हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था और पहले 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, ठीक है। देखिए एक अपक्षय होता है यानी कि वेदरिंग होता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना। अपर्दन इरोजन क्या होता है, पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंडों द्वारा जो है ये दूर हो जाना अलग अलग, ठीक है। अवसाद क्या होता है, अवसाद एक एकत्रीकरण होता है। और अंशादन ये डेनुटेशंस क्या होता है आपका, ऑल दीज एक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड डेनुटेशंस। इन सभी प्रक्रियाओं को एक सामूहिक रूप से अनाच्छादन कहलाता है आपका। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, साफ साफ शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये पहाड़ है आपका, ठीक है, इस पहाड़ के ऊपर जो है हवा, ठीक है, हवा लगी और इसके ऊपर ही दाब लगा, ठीक है, और इसी के ऊपर ताप लगा, ठीक है, या कोई और चीज बारिश वगैरह लगी, तो इससे जो है छोटे छोटे टुकड़े निकल के आए। इसको ही हम लोगों ने जो है अवसाद का नाम दे दिया, यानी कि सेडिमेंट्रीज हो गई ये। इससे फिर टुकड़े टूट के आए, अपर्दन की क्रिया हुई, ठीक है, और फिर और टुकड़े टूट के आए, तो यहाँ से फिर चट्टानें वगैरह बनेगी, तो आगे रेत वगैरह ही बन जाएगी, नॉर्मल समतल भूमि बन जाएगी। तो यही आपकी जो है जमीन का कारक होता है, जमीन ऐसे ही तो बनती है आपकी, ठीक है। पहाड़ टूटा, वेदरिंग, फिर इरोजन हुआ आपका, और फिर लास्ट में जो है आपकी सेडिमेंट्स बनके जमीन बन जाती है, प्लेन भूमि हो जाती है। ये तो खैर आप लोगों को 6वीं क्लास से ही पता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, मैं आपको बताता हूं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। यहां से आप समझने की कोशिश करना है, इनको डिटेल से पढ़ना है हमें, यूं कहिएगा आप लोग, और यहीं से क्वेश्चन भी बनेंगे हमारे।
क्या कि कैसे हमारी बर्फ जो है वो बाहर चेंज करती है हमारी पृथ्वी पे, कैसे समुद्र जो है हमारी पृथ्वी की सतह को चेंज करता है, कैसे नदियां जो है हमारी समुद्र की सतह को चेंज करती है और कैसी हवाएं जो है वो हमारी समुद्र की सतह को या हमारी पृथ्वी की सतह को चेंज करती है। तो ये 4 पार्ट है, बर्फ है, पानी है, बर्फ है या नदी या पानी कहिए या समुद्र कहिए, हवा कहिए, ये चारों पार्ट जो है वो किस तरीके से हमारी पृथ्वी पे बाह्य जनक फोर्स लगा के और उसके ऊपर कैसे कैसे चेंज लेके आते हैं, कैसे कैसे गतिविधियां करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिवर के बारे में, नदी के बारे में। नदी जो है वो अपने अंदर बदलाव करते करते, द रनिंग वाटर इन द रिवर, जो हमारी पानी बह रहा होता है नदी के अंदर, बहता पानी, ये क्या करता है, बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाता है। जैसे एक वाटरफॉल होता है यानी कि जलप्रपात होता है, एक हमारे जो होते हैं विसर्ग इनको बोलते हैं, ठीक है, विसर्प बोलते हैं, माफ करिएगा, ठीक है, विसर्प, ठीक है, विसर्प के नाम से इन्हें पुकारते हैं, जिन्हें हम लोग मेंडर्स बोलते हैं। एक हमारा ऑक्स ब्लो होता है जिन्हें हम लोग गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है, गोखुर झील होती है ये हमारी। एक हमारे फ्लड प्लेन्स होते हैं, बाढ़ के मैदान, और एक हमारा डेल्टा होता है। डेल्टा तो आप लोगों ने अच्छे से सुना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको नए शब्द यहाँ पे सुनने को देखने को मिले हैं। एक तो आपका ऑक्स ब्लो, ठीक है, ऑक्सबो, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गोखुर झील के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, गोखुर झील के नाम से पुकारते हैं हम लोग। चाप झील भी कई जगह लिखा होता है। एक फ्लड प्लेन्स, आपको बाढ़ के मैदान अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, और एक आपको जो है ये आपका विसर्प नया याद रखना है, जो मेंडर्स होते हैं इनके बारे में जानना है। तो चलिए सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्लीप एंगल ओवर ए वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टेप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। क्या, जब नदी बहुत ही कठोर चट्टान पर, खड़ी कोण पर गिरती है या खड़ी घाटी पे गिरती है तो झरना बन जाता है। ये देखिएगा क्या कहा है कि जब कोई भी नदी जो है ऐसा कोई कठोर पत्थर हो और उस पर एक 90 डिग्री एंगल पे सीधा आके पानी गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम झरना कहते हैं। झरना वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा, ये प्रपात आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस टाइप के जो है झरने वगैरह गिरते रहते हैं। अब ये पत्थर बहुत कठोर होता है, टूटता नहीं है, तो इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल जो है बन जाता है। यहां से एक फैक्ट हमारी एनसीईआरटी ने दिया था कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल। आपकी इसकी ऊंचाई बता सकते हैं तो बताइएगा। और एक आपका भारत के अंदर भी है जोग या गरसोपा जलप्रपात, वो आप उसके बारे में बताइएगा कमेंट में। और अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, नोट्स बना लीजिएगा इनको आप लोग अच्छे से, कि सबसे ऊंचा जो है आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक है, या वाटरफॉल है। अच्छा, उसके अलावा जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित जो है नियाग्रा जल प्रपात या वाटरफॉल आप कह सकते हो, और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया वाटरफॉल बना हुआ है। तो ये फैक्ट है जो आपको कॉपी पे लिख के स्टार मार्क करके याद करने हैं, ठीक है भाई। इतनी बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। आगे जो है हमें बढ़ना है, या आगे की बात जो है हमें पढ़नी कौन सी है, अगला जो हमारा पार्ट क्या है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है और बड़े बड़े झुंड बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेंडर्स के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें हम लोग विसर्प के नाम से पुकारते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मेंडर्स, ठीक है। क्या इसका मतलब है, जैसे ही जैसे मान लेते हैं नदी है हमारी, ठीक है, नदी आती है, नदी ऐसे ऐसे आपको पता है घूमती है, नागिन डांस करती हुई चलती रहती है, नागिन डांस करती हुई चलती है, ठीक है। जहां जहां पे नदी मुड़ी हुई है, जहां जहां पे नदी मुड़ी हुई है, ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग विसर्प के नाम से पुकारते हैं, इसी को ही हम लोग जो है मेंडर्स के नाम से पुकारते हैं, मेंडर्स या विसर्प कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही बात कही है कि जहां जहां पे नदियां जो है मुड़ जाती है, घूम जाती है, उन्हें हम लोग मेंडर्स कहते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन, मेंडर्स के किनारों के साथ निरंतर शरण और जमाव के कारण मेंडर लूप के छोर का एक करीब आते रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा, पहले नदी ऐसे कुछ बह रही थी, ठीक है, आगे धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हमारे जो ये लूप्स बने थे थोड़े क्लोज बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप की नदी जो है बह रही थी, ठीक है,
एक समय आया उसके बाद में नदी जो है कुछ ऐसा लूप आ गया, एक समय आया, ठीक है, कि ये जो लूप है आपका, जैसे मान लेते हैं ये वाला लूप है, ये मिल ही गया, डायरेक्ट ही ऐसे नदी बहने लगी, ये लूप खत्म होके ऐसे लूप हो गए, मतलब ये लूप जो है ये कट गए सारे के सारे। मैं आपको प्रैक्टिकल डायग्राम दिखाता हूं, देखिएगा ये नदी है, ये इस टाइप से नदी बह रही है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि ये लूप कट के डायरेक्ट ऐसी नदी मिल जाएगी, और जैसे ही ये नदी मिल जाएगी, ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं गोखुर झील के नाम से पुकारते हैं। ये हमारी गोखुर झील होती है, ठीक है, गोखुर झील के नाम से इसे पुकारते हैं, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ऑक्सबो के नाम से इसे पुकारते हैं, ऑक्सबो, ठीक है। ये ऑक्सबो बन जाती है आपकी इस टाइप से, यही डेफिनेशन दी है हमारे, ये लूप बन जाता है, समय के कारण मेंडर लूप नदी से कट जाता है और कट ऑफ झील बन जाता है, और इसी कट ऑफ झील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडर्स के नाम से जानते हैं। देखो धीरे धीरे ये मिल जाएगा, और यही आपका ये मेंडर्स जो है सारे मिल जाएंगे, ये आपका जो है ऑक्सबो बन जाएगा, यानी कि एक छोटी सी झील बन जाएगी आपकी, इसे गोखुर झील कहते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, इन्हीं नदियों के अंदर जो है कई बार बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ आती है। अब हम लोग फ्लड प्लेन्स के बारे में जानते हैं, जैसे मान लेता हूं कि मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ये नदी बह रही है, पर नदी बहते बहते यहाँ पे कोई मिट्टी वगैरह आगे इसके आगे अड़ गई, ठीक है, तो ये एक धारा इधर आ गई, एक धारा इधर आ गई, तो ये पानी जो है अटक गया, और ये सारा का सारा बाढ़ वाला क्षेत्र हो गया। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग फ्लड प्लेन्स के नाम से पुकारते हैं, या हम लोग इसे जो है बाढ़ वाला क्षेत्र कहते हैं। कई बार नदी अपने किनारों पर बह जाती है, किनारों किनारों पे पानी बहता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद में सीधी बहने लग जाती है, तो बाढ़ वाला फ्लड पेन क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्या कहा मैंने आपको, कि नदी जो होती है कुछ इस टाइप की बहती है, हमारी नाग जैसी सी बहती है, जहां जहां पे ये मुड़ती है इसको हम लोग मेंडर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसे हम लोग विसर्प कहते हैं। एक टाइम के बाद में मेंडर्स आपस में मिल जाता है, तो ये खाली जगह होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गोखुर झील के नाम से पुकारते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे ये नदी सीधी बहती है तो यहाँ पे कुछ रेत मिट्टी कण आ जाते हैं, तो नदी के किनारों पे नदी बहने लग जाती है, तो ये फ्लड पेन्स होता है, इसको बाढ़ बोलते हैं। थोड़े टाइम के बाद में दोबारा ये सीधी बहने लग जाएगी। और जलप्रपात क्या होता है, सीधा 90 डिग्री के एंगल पे एक टाइप से गिर जाना पानी का कठोर चट्टान से, वही आपका जलप्रपात होता है। समझ गए आप लोग इस बात को, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये वाला क्षेत्र जो है विसर्प होता है, ये तटबंध होते हैं, जहां पे आपकी जो है बाढ़ वगैरह आती है, या बाढ़ के मैदान इन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, अगली बात हमें जो जाननी है, डेल्टा के बारे में जानना है। डेल्टा क्या होता है, देखो डेल्टा तब बनता है आपका, जैसे नदी चलती रहती है, लेकिन जैसे ही समुद्र में गिरने वाली होती है तो वो धीमी हो जाती है और 5-6 लेयरों में ऐसे बंट जाती है। ये आपकी मैथ की एक शेप होती है, ट्रायंगुलर सी शेप, और इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं मैथ की भाषा के अंदर। और ये डेल्टा शेप बनती है, आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, यही एक डेल्टा होता है आपका। और डेल्टा बनाती है नदियां समुद्र में गिरने से पहले। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता होगा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपका, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो कहां पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर बना हुआ है सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। मतलब नदी समुद्र में गिरने से पहले कुछ इस टाइप से आपकी जो है फैल जाती है, इसे ही हम लोग डेल्टा कहा करते हैं। तो होपफुली आप लोग ये नदियों वाले सारे पार्ट पढ़ चुके होंगे, या समझ में आ गए होंगे कि डेल्टा क्या होता है, फ्लड पेन्स वगैरह, ऑक्सबो वगैरह, ये सारी चीज समझ गए होंगे। चलिए, अब अगली बात हमें जो जानना है वो वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में जानना है, यानी कि हमें समुद्र जो लहरें होती हैं इनके बारे में जिक्र करना है। चलिए, इसके लिए मुझे खाली पेज चाहिए। समुद्र की लहरें आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। समुद्र की लहरें क्या है, देखिएगा, समुद्र की जो लहरें होती है, हमारी जो सी वेव्स होती है, वो क्या क्या है, किस टाइप से हमें पढ़नी है। ये हमारी हुई सी वेव, ठीक है, ये हमारी हुई सी वेव, समुद्र की लहरें हुई। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है स्टैक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है सी केव के बारे में पढ़ना है, सी केव्स यानी कि समुद्र की गुफाएं जो हैं वो पढ़ना है हमें, ठीक है। एक हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है समुद्री पुलिन के बारे में, ठीक है, समुद्री पुलिन, ठीक है, समुद्री पुलिन के बारे में हमें पढ़ना है, समुद्री पुलिन, ठीक है। और हमें क्या बच गया यहाँ पे, एक हमें पढ़ना है समुद्री भृंगु के बारे में, ठीक है, समुद्री भृंगु, समुद्री भृंगु, ठीक है, समुद्री भृंगु के बारे में जो है हमें पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है समुद्री मेहराब के बारे में, ठीक है, समुद्री मेहराब, समुद्री मेहराब, समुद्री मेहराब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें गुरुजी आपने लिख दी है, ये क्या क्या चीजें लिख दी आपने, समुद्री भृंगु क्या होता है, सी केव्स क्या होता है, स्टैक क्या होता है, समुद्री पुलिन क्या होता है, मेहराब क्या होता है। चलो, इनको आपको मैं बारी बारी सबको ही समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते, यहीं पे समझिएगा आप लोग क्या, कि ये एक बड़ी सी चट्टान है, ठीक है,
ये बड़ी सी चट्टान है, ठीक है, ये सारी बड़ी सी चट्टान है आपकी, ये सारी चट्टान है एक बहुत बड़ी। क्या हुआ कि समुद्री लहरें जैसे जैसे इस पर टकराती है तो यहाँ पे एक छोटी सी गुफा बन जाती है आपकी, ठीक है, जैसे जैसे समुद्री लहरें टकराती है तो यहाँ पे गुफा बन जाएगी आपकी, ठीक है। मान लेते हैं बाद में ये कट के कुछ इस टाइप की होगी, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सी केओस बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। चेंजेस तो आया ना, चेंजेस ही तो हम पढ़ रहे हैं, समुद्र की पानी की वजह से बहुत सालों के बाद में यहाँ पे चेंजेस आया। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद में क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद में यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक गहरा सा गड्ढा सा हो जाता है एक प्रकार से, और ये ज्यादा बड़ा गड्ढा जो होता है आपका, इसकी छत लगभग मतलब जमीन जो है तल हट ही जाती है एक प्रकार से, इसी को हम लोग समुद्री महराब कहते हैं। एक टाइम के बाद में ऐसा होता है, ये बड़ी सी चट्टान जो होता है ना, जैसे ये बड़ी चट्टान थी, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, एक अलग और एक अलग, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम स्टैक कहते हैं। एक अलग सा ही पानी के अंदर आपने जैसे द्वीप वगैरह देखे होंगे ना, ये स्टैक होते हैं आपके, ठीक है। और जो आपका समुद्री भृंगु किसे कहते हैं, जैसे कोई खड़ी चट्टान हो 90 डिग्री की और उसके ऊपर कोई ऐसे पानी टक्कर मारता है ना, टक्कर मार के चला गया सीधा ही, उसे समुद्री भृंगु कहते हैं। और समुद्री पुलीन क्या होता है, ये रेत की वजह से बनता है, जैसे आपके बीच समुद्र के, जैसे गोवा वगैरह का बीच आपने सुना होगा, यही आपका जो है समुद्री पुलीन होता है। दोबारा बताता हूं, कोई चट्टान है उसके ऊपर टक्कर मारा, थोड़ा बहुत खड्डा हुआ, वो केव बनी, और थोड़ा बड़ा खड्डा हुआ उसको महराब कह दिया हम लोगों ने, बड़ा सा हो गया, एक अलग ही पत्थर कट के अलग ही हो गया आपका, उसको हम स्टैक बोल देते हैं। पुलीन बन जाता है आपका बीच वगैरह जो होता है। भृंगु क्या होता है, कोई सीधे खड़े 90 डिग्री के पत्थर पे आके सीधा के सीधा कोई चोट मारना, टक्कर मारना ही हमारा समुद्री भृंगु कहलाता है। तो ये सारे के सारी चीजें जो है आपकी दे रखी है इस समुद्री वेव्स के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ाई है। समुद्री लहरों का सरण और चित्रण तटीय भू आकृतियों को जन्म देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों को टकराती है, दरारें विकसित होती है, और समय के साथ साथ बड़े बड़े ये जो है दरार बन जाती है आपकी, ठीक है। तो गुफाएं बनती है, फिर आपकी जो है स्टैक बन जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी की अभी समझाई है, ठीक है। ये इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा जो है सी केव्स बना है, ये सी आर्क बना है, स्टैक देखिएगा ये बिल्कुल ही अलग सा है, पत्थर सा पानी के अंदर खड़ा हुआ है, छोटी सी गुफा है ये समुद्री गुफा। स्टैक महराब थोड़ा बड़ा होता है आपका। लास्ट आपका आता है यहाँ पे ग्लेशियर का काम। अब पानी, ग्लेशियर का काम क्या होता है, हिमनद से हिम नदियां बनती है, जैसे बर्फ पिघल, बड़ी सी बहुत सारी बर्फ सी जमी हुई होती है, धीरे धीरे पिघलेगी आपकी ये, तो यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा होगा, फिर धीरे धीरे ये पानी जो है आगे चलता रहेगा, और ये पानी जो है यहाँ से थोड़ी मिट्टी वगैरह भी जो है लेके जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत झीलें वगैरह भी बन जाती है। ग्लेशियर ने वहाँ गहरे खोखले गड्ढे खोदते हैं, और बाद में बर्फ पिघलने के बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं गड्ढे, और यही गड्ढों में खूबसूरत झीलें जैसे शेषनाग झील है जम्मू और कश्मीर के अंदर, और ठीक है, ये बातें आपको समझनी है। और हवाओं का काम क्या होता है भाई आपका, हवाओं का काम अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, इन पे ना जर्नली आपके मशरूम रॉक्स बनती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, रेगिस्तान में आप चट्टानों को एक मशरूम के आकार में देख सकते हैं। रेगिस्तान में मशरूम चट्टानें, मशरूम आप लोगों ने खाया भी होगा सब्जी वगैरह के अंदर, जैसे ये है, इसके ऊपर छतरी सी बनी होती है, तो यहाँ पे हवाएं टकराती रहती है। जैसे अरावली पर्वत वाला इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। समय सर जी हवा ने पत्थर काट दिया, धीरे धीरे हजारों सालों के बाद में ऐसे कट जाते हैं, ऐसा चेंजेस जो है वो पॉसिबल होता है बिल्कुल ही आपका। टीले बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान की जमीन है, उबड़ खाबड़ है सारी की सारी, वो भी किस वजह से होता है, पवनों की वजह से ही होता है, हवाओं की वजह से ही होता है आपका, ठीक है भाई। और जब बालू गिरना बंद कर देती है तब कम पहाड़ी जमा होती है संरचनाएं, जहां पे बहुत ज्यादा बालू आती है वहां पे टिब्बा बन जाता है। ये तो बात आपको खैर अच्छे से पता ही है। जब रेत के दाने बहुत अधिक बारीक हल्के होते हैं तब हवा इसे बहुत ही लंबी दूर से, अब बालू रेत तो बहुत छोटी छोटी होती है, तो हवा इसे बहुत दूर तक लेके जाती है, और इसी से ही जो है आपका क्या होता है, यही आपका इट इज कॉल्ड एज लॉसेस, इसे लॉसेस कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग लंबी दूरी पे। अब देखिएगा मशरूम रॉक्स क्या होती है, देखिएगा इस टाइप से होती है, ये छतरी सी बनी हुई है आपकी, ठीक है। ऐसे हवाओं के कारण ये चट्टानें जो है ये टूट के इस टाइप की बनी हुई है, इनकी अलग अलग शेप जो है वो आई हुई है आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं ये चैप्टर जो है वो समझा पाया हूँ। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को मैं मेनली पढ़ाए हैं, मैंने आपको फोर्सेस के बारे में समझाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नदियाँ वगैरह के बारे में बताया, उसके बाद मैंने समुद्र वगैरह के बारे में, हवा वाला तो बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कल रात को फिर 8 बजे हाजिर होऊंगा NCERT का चैप्टर नंबर 4। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पर्सनली जो है कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को पता होना चाहिए, 9468173029। यहाँ पे आप उनसे व्हाट्सअप पे जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइएगा। क्लास को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। मैं कुछ बच्चे कह सकते हैं सर क्लास लंबी है और है, तो देखो मैं बिना टाइम देखे आपको दिल से इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी टाइम नहीं देखते। चलिएगा, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।